Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Irtisam's Biology. And today I'm going to teach you our next topic, that is transport of respiratory gases in humans. Humans के अंदर जो respiratory gases हैं वो आपके पास कौन कौन सी हैं? एक आपके पास जो ऑक्सीजन है जो हमारे लिए एसेंशियल है, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जो गैस बनती है इसको बॉडी से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाना। बेसिकली ये आपके पास क्या कहलाता है? गैसियस एक्सचेंज कहलाता है, और यही आपके पास जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और इन रिटर्न हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये इसका मतलब है, एरो जो डाउन, इसका मतलब इनसाइड लेके जा रहे हैं और ये आउटसाइड इसको हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से इसका इसमें कन्वर्ट होना, क्या इसके अंदर कोई ऐसे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जो हमारी डेली रूटीन या लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यस। ऑक्सीजन जो है इसको हम यूटिलाइज करते हैं किसके लिए? आपने देखा होगा कि हम फूड की क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीजन की मदद से या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम फूड को, ऑर्गेनिक फूड जो है लाइक ग्लूकोज या उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, और इन रिटर्न हम क्या हासिल करते हैं? यहाँ पे हम एक तो एटीपी हासिल करते हैं जो हमारे डेली रूटीन के अंदर हमें जो हमारी एनर्जी करेंसी है, प्लस साथ ही साथ हम क्या यहाँ से बना रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे होते हैं। ये वो गैस है जिसको दोबारा से फिर प्लांट इनहेल करते हैं और वो हमारे लिए ये फूड यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन को लेना, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करना, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर उसको इन्वॉल्व करके एटीपी बनाना, जैसा कि आपने देखा होगा ग्लाइकोलिसिस से आगे आपने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। यानी यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? खुराक की ऑक्सीडेशन हो रही है, और इस ऑक्सीडेशन की मदद से हम एटीपी जो है वो खुराक से हासिल करते हैं, ग्लूकोज, और इन रिटर्न हमारे जो सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो माहौल से ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को दे देना क्या कहलाता है? गैसियस एक्सचेंज कहलाता है, गैसों का तबादला कहलाता है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ये गैसियस एक्सचेंज में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर। अगर आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद हो तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास एयर है, ये जो नॉर्मल एयर है, इसके अंदर बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ गैसेस है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का। इसमें आपके पास ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गॉन भी है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। अब ये जो गैसेस हैं इनकी कलेक्शन है, इन सब का प्रेशर जो है वो कितना है? इन सब का प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg, जो कि एक ATM के बराबर है या 760 टॉर्क के बराबर है। तो जब इस पार्शियल प्रेशर के अंदर जो है वो डिफरेंस आता है, उसकी वजह से क्या होता है? हमेशा आपको पता है कि जो गैसेस होती हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से गैसों के अंदर तबादला होता है। माहौल के अंदर, एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, हम उसको अपने लंग्स के अंदर लेकर गए, और माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो यही वजह है कि ऑक्सीजन जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, और इन रिटर्न बाहर जो अंदर जो है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है लंग्स के अंदर, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्वायरमेंट के अंदर आसानी के साथ आ जाती है। उसके बाद है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे भी ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है। सरफेस एरिया कैसे? आपको पता है कि हमारे लंग्स जो हैं वो छोटे छोटे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं उनसे मिलकर बने हुए हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? एल्वोलाई बोलते हैं। और ये जो एल्वोलाई हैं, दीज आर द साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होती है। तो इनकी वजह से ये जो छोटे छोटे बॉल्स हैं, छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये लंग्स का ओवरऑल सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देते हैं। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, गैसियस एक्सचेंज भी उतनी ही, डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास आता है थिन लेयर ऑफ एल्वोलाई एंड कैपिलरीज। देखिए ये एक एल्वोलाई है, और इस एल्वोलाई के ऊपर इस तरह से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद है। ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज क्या करता है? ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो ये एल्वोलाई से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन
एंटर कर दी जाएगी और ब्लड से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके किसके अंदर एंटर कर दी जाएगी, एल्वोलाई के अंदर। तो बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल सेल जो है वो थिक ये लेयर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज बड़ा आसानी से हो सकता है। अगर आप इमेजिन करें कि कैपिलरी और एल्वोलाई के अंदर अगर मोटी लेयर पाई जाए, 2 to 3 सेल थिक जो है वो लेयर पाई जाए, तो क्या ये गैसेस एक्सचेंज उतनी आसानी से हो सकेगा? तो आंसर होगा नो। तो ये जितनी थिनर होगी गैसेस एक्सचेंज उतना ही अच्छा और जल्दी होगा। तो ये मेन 3 फैक्टर हैं। इसमें अगर पार्शियल प्रेशर में फ़र्क नहीं होगा तो फिर भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो फिर भी गैसेस एक्सचेंज कम होगा या थोड़ा होगा, अगर ये थिनर नहीं है मतलब थिक है तो फिर भी गैसेस एक्सचेंज जो है वो कम होता है। तो ये आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं ये तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैसेस एक्सचेंज के। पार्शियल प्रेशर ज़्यादा डिफरेंस है तो वो फिर क्या होगा, उसका ऑटोमेटिकली उसका जो है डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा, गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा। जितनी थिनर लेयर होगी उतना गैसेस एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा है। अब हमारे पास 2 मेन गैसेज आती हैं, एक है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। यही मेन 2 गैसेज हैं। तो इनकी ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है हमारी बॉडी के अंदर, नेक्स्ट हमारा जो है पोर्शन, उसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी ज़िंदगी के लिए हमारा पेट्रोल है ऑक्सीजन। जैसे कि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, हमें चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसमें रोल मेन किसका होता है, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि आरबीसीज जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर तकरीबन एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर 95% जो है वो हीमोग्लोबिन ही मौजूद होती है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने में अपना अहम रोल प्ले कर रही होती है। तो वो किस तरह से करती है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबली मिलता है, वो किस में तब्दील हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर। सो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो लंग्स के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, और जब टिश्यूज़ के पास जाती है जहाँ पर ऑक्सीजन की जिन सेल्स को ज़रूरत हो, तो ये रिएक्शन उल्ट हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ये ऑक्सीजन वहाँ पर दे देता है और इन रिटर्न हीमोग्लोबिन जो है वो एज सच बाकी बच जाती है। वो इंशाल्लाह हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उसके मैकेनिज्म के अंदर। फिर है बाय प्लाज्मा। कुछ ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो डायरेक्ट प्लाज्मा के थ्रू जो है वो भी बॉडी टिश्यूज़ तक जो है वो पहुंचाई जाती है, लेकिन ये बहुत कम होती है। उसके बाद आपके पास आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये जो ओवरऑल प्रोसीजर है गैसेस एक्सचेंज का, इसको पढ़ने के लिए आपको इसका पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक एटीएम के अंदर टोटल 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होते हैं। उसमें क्या होता है बच्चों कि एक एटीएम 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, जो कि जिसके अंदर 597 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो किसके होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं। 159 ऑक्सीजन। हमारा कंसर्न बेसिकली किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। 159 मिलीमीटर ऑफ जो है वो किसके हैं, ऑक्सीजन। किसको हम बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। उसके बाद 0.3 जो है वो किसके अंदर मौजूद है, एयर के अंदर मौजूद है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पर ऑक्सीजन किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो ये समझने के लिए एयर के अंदर 159 टॉर या मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का, जो कि मैक्सिमम है। यहाँ पर सैचुरेशन जो होगी, सैचुरेशन से क्या मुराद है, एक आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, ये आरबीसी है बच्चों, इसके अंदर क्या मौजूद है, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फुली सैचुरेट हो जाए, एक भी मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का जो है ना वो रह ना जाए, वो सारी के सारी किसको बाइंड कर ले, ऑक्सीजन को बाइंड कर ले। तो इस वक्त जो है 100% सैचुरेशन होगी, और यहाँ पर क्या होगा, जो बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन होगी वो 20 ml होगी, क्या, ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी कि अगर आप 100 मिलीलीटर या 1 डेसीलीटर जो है वो लेते हैं, क्या उसे कहते हैं, ब्लड लेते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, उसमें जो ऑक्सीजन है वो किसके बराबर होगी, 20 ml। उसमें कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कितनी है, 20 ml। सही है। नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पर 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। हमने क्या किया, जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पर कम हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन होगी या ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होगा वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कितना होगा, 19.6, जो कि 100 ml के अंदर जो है। अब 100 ml ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन मौजूद है, 19.6। कितने प्रेशर पर,
115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर, जिसको आप बोलते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की जो टेंशन है वो 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी होगी, उसकी सैचुरेशन होगी 98%, यानी कि ये जो RBC है इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, 98% है। 159 पर कितनी थी, 100% थी। इसी तरह से जैसे ही हम सांस लेते हैं, तो हमारे जो लंग्स होते हैं ना, इनके अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है बच्चों वो कितना होता है, वो आपके पास होता है तकरीबन 100 to 105 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो लंग्स के अंदर जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा हुआ है 100 से 105 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, जहाँ पर जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन होगी वो कितनी होगी, 96 to 98%। अब ये आपको क्लियर कट बात पता चल गई है कि यहाँ पर जितना प्रेशर कम होता जाएगा, पार्शियल प्रेशर जितना कम होता जाएगा, सैचुरेशन भी उसी तरह से कम होती जाएगी। यहाँ पर 100 है तो सैचुरेशन 96 to 98 है, यहाँ पर 115 है तो कितनी है आपके पास, 98% है। यहाँ पर देखिए 159 है तो वहाँ पर 100% है, यानी कि फुली सैचुरेट है। नॉर्मली जो होती है हमारी बॉडी के अंदर 95 से लेकर 98 तक होती है। अगर 95 से या 90 से डाउन जाती है तो ये क्रिटिकल सिचुएशन होती है, इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हमने देखना है कि कैपिलरीज लेवल पर क्या होगा आपके पास। आपको पता है ना, ये देखें आप यहाँ पर, ये लंग्स हैं, लंग के अंदर पार्शियल प्रेशर ज़रा ज़्यादा है, आर्टरीज के अंदर थोड़ा सा कम, कैपिलरीज के अंदर और कम, और वेन्स के अंदर मज़ीद कम। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखें तो कैपिलरीज लेवल पर कितना है, 40 to 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर जो SO2 होगी यानी कि सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन होगी वो भी कितनी होगी, पार्शियल सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम, क्योंकि इस पॉइंट पर ऑक्सीजन टिश्यूज को दे जा चुकी है। तो अब हीमोग्लोबिन के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, ऑक्सीजन को रख सके, क्योंकि पार्शियल प्रेशर क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। डाउन हुआ तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की सैचुरेशन भी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, डाउन हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स में सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होती जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरी कम। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो बॉडी की नीड होगी कि बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन को पकड़ के रखने की, होल्ड रखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन को लिबरेट कर दिया जाएगा टूवर्ड द टिश्यूज। ये सारा फिनोमिनन इस डायग्राम के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दूसरा है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी आपके पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। उसके बाद आपके पास आता है कि डिक्लाइन इन पीएच। अगर पीएच डाउन होती है, पीएच डाउन हुई है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो बॉडी के अंदर ज़्यादा हुए हैं, सो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पीएच भी यहाँ पर बड़ा अहम रोल प्ले कर रही होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि एक चीज़ के कम होने से दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो रही है। पीएच के डिक्लाइन होने से ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी आपके पास क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस तरह से ये मेन फैक्टर थे। उसके बाद हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके लिए 3 मेन वेज हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले 20% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होती है ये टोटल 20% जो है ना ओवरऑल जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ये हिस्सा है, उसको ये कैरी करती है इस तरह से। 5% जो है वो बाकी प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कैरी करके टुवर्ड द लंग्स लेकर आती हैं, और 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस सारे प्रोसीजर को समझने के लिए इसको ये वाली जो बातें मैंने की, इन सबको समझने के लिए हमें इस डायग्राम के पास आना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखिए, ये दरमियान में हार्ट है। इस हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रेड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के अंदर आ रहा है। अब आर्टरीज के अंदर अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं तो वो कितना है, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। इसी तरह से अगर आप इसकी कंसंट्रेशन देखें तो 50 ml जो है 50 ml जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड
100 ml ब्लड के अंदर जो है वो मौजूद है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो कितनी है, 19.6 है पर 100 ml, और ये सेचुरेशन इसकी कितनी बनती है, 98। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ज़्यादा है। किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर। जैसे ही ये कैपिलरीज के पास जाएगी, ये जो बेड है बेसिकली ये कैपिलरीज, और ये जो मैंने ग्रीन के साथ शो किया हुआ ये आपके पास क्या है, बेसिकली ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। क्रेब्स साइकिल के अंदर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और वो कार्बन डाइऑक्साइड को किधर भेज रहे हैं, इस आरबीसी के अंदर भेज रहे हैं। अब ये जो आरबीसी है इसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पर वाटर मौजूद होगा। ये वाटर दोनों मिलकर एक एंजाइम होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसकी मदद से ये किस में तब्दील हो जाएगा, H2CO3 के अंदर, कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। और सून आफ्टर ये कार्बोनिक एसिड जो है ये एक H पॉजिटिव आयन देगा, साथ ही साथ HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बाइकार्बोनेट के अंदर चला जाएगा। सो एक नेगेटिव आयन और दूसरा आपके पास क्या है, पॉजिटिव आयन। जब ये चेंजेस आएंगी तो फिर ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ी है, तो जो ऑक्सीजन पीछे से ये आरबीसी कैरी करके ला रहा था, इसने फौरन से क्या किया, वो दे दी और इन टिश्यूज़ ने वो ऑक्सीजन को क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, और इन रिटर्न ये क्या करते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते जा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या हुआ है, सेल के अंदर आई है डिफ्यूज़ करके। सेल के अंदर क्या हुआ, सेल के अंदर बेसिकली वाटर मौजूद था तो कार्बोनिक एसिड बना। कार्बोनिक एसिड बनने के अमल के लिए एक एंजाइम चाहिए, दैट इज़ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये बड़ा ही स्पीडली काम करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये कार्बोनिक एसिड में तब्दील करेगा। कार्बोनिक एसिड बनते ही फौरन से बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन के अंदर टूट जाएगा। अब दूसरी बात पीएच वाली, यहाँ पे देखें, जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी, कुछ ऑक्सीजन निकल गई, जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी पीएच डाउन होगी। पीएच डाउन होगी तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आरबीसी से निकलेंगे, हीमोग्लोबिन आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ना शुरू कर देगी और वो पकड़ेगी अब किसको, सबसे पहले तो वो पकड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड को, दैट इज द COO नेगेटिव, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बन जाएगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये देख लें आप, कार्बोक्सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसने साथ अपने मिला ली है। साथ ही साथ वो क्या करती है, ये जो हाइड्रोजन आयंस है इनको इनके साथ अटैच करती जाती है। देयर आर पर्टिकुलर साइट्स। जब हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर अटैच हो जाएंगे हीमोग्लोबिन को, तो पीएच इस लेवल की डिक्लाइन कर जाएगी। जैसे ही पीएच डिक्लाइन करेगी तो फिर मजीद जो ऑक्सीजन है वो निकाल दी जाएगी बाहर। टेम्परेचर का वैसे ही आपको पता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे ज़्यादा होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या किया जाता है, अब देखें कि ये जो कार्बोनिक एसिड है या बाइकार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड से बनने वाला HCO3 नेगेटिव, इसको इसने ट्रांसफ़र करना होता है इन द ब्लड। तो ये जो HCO3 है ये कहाँ से, सेल से, HCO3 ये सेल से किसके पास आएगा, ब्लड के अंदर आएगा। तो इस तरह से आयन इम्बैलेंस हो जाएगा, आयंस जो है वो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आयन इसको चाहिए ना, तो यहाँ पर ये बार्गेनिंग करता है, यहाँ से क्लोराइड आयन जो है ना वो लेता है। तो क्लोराइड आयन ब्लड से किधर गया है, आरबीसी के अंदर गया, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। और इन रिटर्न ये नेगेटिव HCO3 नेगेटिव जो है ये किधर आ चुका है, ये ब्लड के अंदर आएगा। अब ये ब्लड के अंदर सिमिलरली ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है और चलता हुआ हार्ट से होता हुआ ये किधर आ चुका है, लंग्स के पास आ चुका है। तो लंग्स के अंदर ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो रिवाइंड हो जाएगा, क्योंकि लंग्स के पास क्या है, लंग्स के पास ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऑटोमेटिकली कम है। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा था और ऑक्सीजन का लेवल क्या था, कम था। तो यहाँ पर बिल्कुल इसके रिवर्स में प्रोसेस होगा। लेकिन उससे पहले ये सारी बात सुनने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकी कंसंट्रेशन के अंदर कौन कौन सी तब्दीली आई है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर दे दी गई, ये सारे मामलात हो गए, ऑक्सीजन ले ली गई, तो फिर अब इनकी कंसंट्रेशन के अंदर तब्दीली भी तो आनी है ना। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, 40 से 46 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगी। ये इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ गया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई वेनस ब्लड के अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन देखें 54 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो हो गई। तो टोटल डिफरेंस कितना आया है, 4%। यही तो हम कहते हैं कि बेसिकली जो है आपके पास ये 4 ml आप इसको बोले, यही तो हम कहते हैं कि हम हर मतलब कि जो है हम
जो एवरी हम क्या हो सकता है ब्रीदिंग करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, तकरीबन 4 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसका एक्सचेंज होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकर आते हैं और ऑक्सीजन जो है वो उसको, ऑक्सीजन का लेवल देखें वो भी तकरीबन आपके पास 4.6 बनता है, 19.6 यानी कि 19.6, और यहाँ पर कितनी रह जाती है, दैट इज़ 15 ml। तो ये थोड़ी सी 4.6 यूटिलाइज हुई। 6 जो है वो आगे वाटर के अंदर, वाटर की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, वाटर को बनाने में भी हेल्प कर रही होती है, जो 0.6 है ऊपर वाली। उसके बाद ये किधर आ चुकी है, लंग्स के पास आ चुकी है। तो लंग्स में देखे क्या होगा, ये वही सिंपली HCO3 नेगेटिव था, ये जो हीमोग्लोबिन है ये यहाँ पर क्या करेगी, H पॉजिटिव को छोड़ देगी। उसी तरह से ये किस में तब्दील होगा, H2CO3 के अंदर, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा। और इसके लिए भी कौन काम करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करेगा। तो वाटर को रख लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाएगा, लंग्स से बाहर निकाल दिया जाएगा, और लंग्स में कौन सी गैस ले ली जाएगी, ऑक्सीजन ले ली जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, क्लोराइड आयन जो है वो बाइकार्बोनेट के साथ क्या हुआ है, अल्टरनेट किया गया है, चेंज किया गया है, और जिसकी वजह से ये सारे का सारा प्रोसेस हुआ है। तो आई होप कि अब आपको ये पूरे का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हमने मेनली ये पढ़ा है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। और ये जो बुक्स के अंदर लाइन लिखी हुई है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, मैंने कोशिश तो की है कि आपको सिंपल जो है मेथड उसके ज़रिए समझा दूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम फुली एंड पे, मैं जो क्वेश्चन है वो हमेशा करता हूँ लेक्चर्स के अंदर, कि एंड पे हमारे पास देखें 149 जो है ऑक्सीजन, इसका पार्शियल प्रेशर एयर के अंदर है, हम एयर को अंदर भी लेके जाते हैं, तो क्यों नहीं ये 159 mm ऑफ Hg जो हमारे लंग के अंदर जाती है। तो उसका आंसर होगा कि हम जब भी एक्सेल करते हैं हम सारी की सारी गैस को बाहर नहीं निकालते, उसके अंदर कुछ ना कुछ गैस जो है वो मौजूद होती है। हम तकरीबन 1.5 जो है लीटर्स उसका जो है मेनली क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू आउटर साइड। सो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।